हेलो फ्रेंड्स, यूनी एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम अपनी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की जर्नी को और आगे ले जाते हैं और आज हम आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन पे जो भी सवाल बन सकते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स को। तो पहला हमारा आज का टॉपिक वो स्पेस सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री किया। और एक तरीके से आप ये इमेज देख सकते हैं इसके री एंट्री की, और कहाँ पे ये गिरा, बेरिंग सी में जाके ये फाइनली गिरा। ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जिसका नाम है अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट के नाम से ये जाना जा रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। लगभग ये 250 किलोग्राम का ये सैटेलाइट था जो अभी फॉल डाउन हुआ अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एक तरीके से री एंट्री ली इसने। अगर इस सैटेलाइट पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में अगर हम देखें तो इसको 1984 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? जो स्पेस शटल चैलेंजर नामक स्पेस शटल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और उस टाइम पे इसका जो वर्किंग पीरियड था, एक्सपेक्टेड वर्किंग पीरियड, वो 2 साल के लिए था। लेकिन उसके बाद भी 2005 तक ये काम करता रहा। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए या मिशन के लिए इसको भेजा गया था वो उसको बखूबी निभाता रहा। कब तक? 2005 में। और इसको 2005 में डीकमीशन या इसको रिटायरमेंट दे दिया गया इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को। और 2005 से अब तक 2022 तक ये एक तरीके से क्या था, स्पेस जंक या एक तरीके से कूड़े का ढेर जो कि स्पेस में रहता था बन के रह गया था। ओके, अभी क्या हुआ, रिसेंटली ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस री एंट्री किया और डिस्ट्रॉय हो गया। फाइन। तो इसका जो मेन पर्पस था, ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, खासकर से स्ट्रेटोस्फेयर और उससे जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करता था। साथ ही साथ जो सन के द्वारा जो रेडिएशन आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है और कैसे रेडिएशन होता है उसका या रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको ये प्रॉपर स्टडी करता था। और ये स्टडी एक तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अर्थ के जो वेदर पैटर्न्स है, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है इनके इंफॉर्मेशंस के बेस पे। इसी वजह से यही इसका मेन क्या था, काम था। फाइन। तो ये बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करता था, जैसे वाटर वेपर हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एरोसॉल्स हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, जिससे कि एक हम सटीक जानकारी अर्थ के वेदर पैटर्न में ला सके और फिर एक तरीके से जो भी पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा सके उस पर काम किया जा सके। फाइन। तो ओवरऑल मेन जो मोटिव था इस सैटेलाइट का यही था। अब ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फाइन। तो इसी से जुड़ा, स्पेस जंग से जुड़ा एक और आप सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है केस्लर सिंड्रोम। और ये क्या है, एक तरीका थियरी है या थेसिस है जो अभी तक तो रियलाइज नहीं हुआ या प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, बट इसको दिया किसने था? इसको दिया गया था डोनाल्ड केस्लर के द्वारा, जो कि एक क्या है, साइंटिस्ट हैं। उनके द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। फाइन। इस थ्योरी के हिसाब से ये कहता है कि जैसे बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो नए नए हर रोज़ कोई ना कोई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा और इन सारे सैटेलाइट्स का एक तरीके से वर्किंग पीरियड डिफाइन होता है, कितने पीरियड तक के लिए ये काम करेगा, और उसके बाद वो एक तरीके से स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक बन के रह जाता है। और आफ्टर इसके काम ख़त्म होने के बाद वो स्पेस में घूमता रहता है। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या ऑर्बिट है उसमें क्या करता है, रोटेट करता रहता है और इसका कोई पर्पस भी नहीं होता। फाइन। तो जैसे जैसे सैटेलाइट्स के नंबर बढ़ेंगे ऐसे सैटेलाइट्स के, तो एक तरीके से कूड़े का ढेर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है स्पेस में और इससे खतरा भी हो सकता है एक दूसरे से टकराने का। अगर ऐसा हुआ कभी कि जैसे एक स्पेस सैटेलाइट
दूसरे से टकराया फिर, तो एक तरीके से वो कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, या जिसको हम डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक बार टकराएगा तो वो एक तरीके से आपस में सारे सैटेलाइट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टकराते रहेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान या एक तरीके से डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है स्पेस में, साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी, क्योंकि मे बी ये जो डेब्रिस है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी कहीं ना कहीं री एंट्री करेंगी और उससे यूज़ हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी के फॉर्म में या वेरियस अदर, खासकर से ये जो नॉन यूजिंग जो सैटेलाइट्स हैं जो अब कूड़े का ढेर बन चुके हैं, वो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो वर्किंग या ऑपरेशनल सैटेलाइट हों उनसे जाके टकरा सकते हैं ये, और उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे जो भी मिशन है या जो भी ऑब्जेक्टिव है वेरियस कंट्रीज़ का, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। फाइन। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको भी कहीं ना कहीं इससे खतरा हो सकता है, और इससे जुड़े और जो भी मिशंस हैं वेरियस कंट्रीज़ के, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। खासकर से जैसे अगर हम बात करें जो अर्थ का ऑर्बिट है, ज़्यादातर जो अर्थ से जुड़े सैटेलाइट्स है वो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी जीपीएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या मिलिट्री और अदर साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े जो भी सैटेलाइट्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है इस स्पेस जंग के कारण। तो एक तरीके से इसको एक मूवी में भी दिखाया गया था, ऐसा थियराइज या पिक्चराइज किया गया था, जिसका नाम है, एक तरीके से आपने अगर देखी होगी तो ग्रेविटी नामक मूवी है, इसको आप देख भी सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। फाइन। तो ये ओवरऑल ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अभी तक अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो इसको एक तरीके से स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड हो, या कोई बाइंडिंग कन्वेंशन या एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस हो। ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करता। बट जो स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क है वो एक तरीके से इन स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करता है ग्लोबल लेवल पे, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। फाइन। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट को अब जो है एक तरीके से उसकी री एंट्री के लिए भी प्लान में रखा जा रहा है स्पेस डेब्रिस को देखते हुए। फाइन। स्पेस डेब्रिस को ध्यान में रखते हुए, और जब री एंट्री होती है सैटेलाइट की अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो जो इंटरफेस होता है, ये जो अर्थ का इंटरफेस है और स्पेस का, तो जैसे ही वो डेब्रिस यहाँ एंटर करता है तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे आप ऐसा सिचुएशंस देख सकते हैं। आग का गोला, एक तरीके से गोले की बारिश होती है, और ये अर्थ पे गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर इसको पहले से प्लान किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम फ्यूचर में बच सकते हैं। फाइन। तो ये ओवरऑल टॉपिक था। आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट, जिसको ERPS बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी हाउ अर्थ एब्जॉर्ब्ड रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम द सन। इसके बारे में हमने बात किया कि ये इसका क्या है, मेन पर्पस था, बट ये इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा। फाइन। तो इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा, सैटेलाइट हैज नाउ बीन डीकमीशन्ड एंड इट फेल ओवर द बेरिंग सी। इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हम कि इसको अब डीकमीशन कर दिया गया है, रिटायर हो चुका है यह सैटेलाइट, इस वजह से ये बिल्कुल करेक्ट है। केस्लर सिंड्रोम इज अ फिनोमेनन रिलेटेड टू स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, डिटेल में हमने इसके बारे में बात किया। फाइन। तो हमारा यहाँ से जो आंसर आ जाता है, करेक्ट पूछा है चूंकि, तो सी विल बी अवर आंसर, दैट इज 2 and 3। ओके। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा माली पर्वत बॉक्साइट माइन से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर माइन पे जो है मुद्दा
चल रहा है, अभी कोर्ट में इशू चल रहा है, एनवायरमेंट क्लियरेंस से जुड़ा ये मुद्दा है। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, अगर वैसे बात करें ये पर्टिकुलर माइन, तो ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा में ये लाई करता है ये पर्टिकुलर बॉक्साइट माइन। फाइन। तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए पूरा मुद्दा चल रहा है, बहस चल रहा है, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा अपोज किया जा रहा है इसका कि इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। फाइन। तो एक तरीके से इसकी पब्लिक हियरिंग चल रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है, बट ये अभी तक क्या है, सब जुडिस है ये मुद्दा। और ये जो माइन है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फाइन। और इस पर्टिकुलर माइन की अगर बात करें तो स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये पोतांगी तहसील में आता है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इस माइन को एक तरीके से लोग, वहाँ के लोग जो हैं इसका अपोज कर रहे हैं, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे इसको दोबारा से चालू ना किया जाए, क्योंकि पहली बार इसको जब ग्रांट किया गया था एनवायरमेंट क्लियरेंस, वो 2006 में ग्रांट किया गया था, बट ये 2014-15 के बाद ये काम करना एक तरीके से बंद कर दिया था, वहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट इसको रीस्टार्ट करना चाहती है थ्रू कौन सी कंपनी के द्वारा? हिंडाल्को के द्वारा। फाइन। तो उसी से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। तो यहाँ से जो बॉक्साइट माइन किया जाएगा, निकाला जाएगा, उसको कहाँ पे भेजा जाएगा? उसको बॉक्साइट रिफाइनरीज में भेजे जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। फाइन। उत्तर प्रदेश के आप जगह जानते होंगे, रेणुकूट, क्योंकि वहाँ पे भी हिंडाल्को कंपनी के द्वारा प्लांट लगाया गया है। झारखंड में भेजा जाएगा और कर्नाटका में, फॉर वेरियस तरह तरह के जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं या यूटिलाइजेशन के लिए। ओके। तो जो विलेजर्स का कहना है कि उन्हें इससे बहुत नुकसान हो सकता है। कैसे? एक तो पॉल्यूशन जो कि हमेशा जो है मुद्दा बना रहता है, साथ ही साथ जो उनका इरिगेशन है, नेचुरल इरिगेशन है, और वहाँ के जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं एक तरीके से वो सूखते जा रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है पर्टिकुलर प्लांट्स में यूज़ हो रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ की खेती या एग्रीकल्चर है उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसको वहाँ से अब पानी क्या है, कम रिसोर्सेज में अवेलेबल है, कम मात्रा में अवेलेबल है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक तरीके से उनकी जो फार्मिंग है, जो मेन इनका ऑक्यूपेशन है, एक तरीके से वो प्रभावित होगा। इससे उनको भारी नुकसान हो सकता है, इसी वजह से ये अपोज कर रहे हैं इसका। फाइन। तो आइए बॉक्साइट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम। ये ज़्यादातर ये एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। इस ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको कि हम ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम बोलते हैं। ये मेनली क्या होता है, यहाँ से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलता है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो जो 75% जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बॉक्साइट के, दे आर ऑफ मेटलर्जिकल ग्रेड। मेटलर्जिकल ग्रेड से क्या मतलब है, उसको हम एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं मेटलर्जी में, प्रोसेस में, और वहाँ से उसको एल्यूमिनियम को हम निकाल सकते हैं और वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एल्यूमिनियम का यूज़ यूटेंसिल्स में भी ज़्यादातर होता है, देखने को मिलते हैं आम घरों में। उसके साथ साथ जो बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। उसके अलावा अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गए, सीमेंट या स्टील प्लांट हो गए, तो बहुत सारी जगहों पे इसके एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। फाइन। तो ये सारी बात थी। और इसके अगर डिपॉजिट के बारे में देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व और प्रोड्यूस जिस स्टेट में होता है वो है उड़ीसा। लगभग मोर देन 50% जो है प्रोडक्शन है वहाँ, वो कहाँ पे है या रिजर्व है, वो उड़ीसा में लाई करता है। इसके अलावा भी और स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ और छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में भी क्या है, बॉक्साइट माइनिंग होती है या देखने को मिलता है। मैप में आप देख सकते हैं रीजन, जैसे गुजरात में भी ये पाया जाता है, इस रीजन में जो कोस्टल एरिया है, साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्ट में भी देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एरिया में। वहीं सेंट्रल इंडिया में भी जो छत्तीसगढ़ के अराउंड एरिया है, और उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा ये अबंडेंट मात्रा में
प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है या वहाँ से पाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉक्साइट से जुड़ा, ये माइनिंग से जुड़ा सवाल है। पहला हमारा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एक रॉक है जहां से जिसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। ओके, दूसरा, आंध्र प्रदेश इज द स्टेट विद लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट ओर इन इंडिया। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें, हमने अभी इसके बारे में जाना कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व नहीं पाया जाता, कहां पे? उड़ीसा में। तीसरा है, माली पर्वत बॉक्साइट माइन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है, ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। तो यहां से जो हमारा सही आंसर है वो है ए, दैट इज ओनली वन। दिस इज आवर आंसर। फाइन, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक एक प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, लॉन्च किया गया एक नए प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसको कहा जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ABP। ठीक है, इस प्रोग्राम को सरकार द्वारा लाया गया है, जो वेरियस स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट काम को बढ़ावा देने के लिए, जो एक तरीके से जहाँ पे कहीं ना कहीं वो एरियाज जो एक तरीके से डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, उन एरियाज को इस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा और सुधारा जाएगा। फाइन, और इसको ठीक उसी तर्ज पे बनाया गया जैसे आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो उसी के एक तरीके से पैटर्न पे या मॉडल पे इस प्रोग्राम को लाया गया है, बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ना होकर इसको ब्लॉक लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। फाइन, तो उसी से जुड़ा ये पूरा स्कीम या प्रोग्राम है। तो इससे एक तरीके से इट विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स, जो कि अगर वेरियस जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा रोड हो गया, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये इन सब चीज़ों पे काम होगा। और इसको सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज के सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने की बात जो है, इस साल के ही जो यूनियन बजट था 2022-23, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अभी रनिंग में है, उसमें उस पर्टिकुलर बजट स्पीच में इसको बताया गया था, लॉन्च करने की बात कही गई थी। तो एक तरीके से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा उन एरियाज में, उन ब्लॉक्स पे, और उनको वेरियस जो तरह तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे टेक्निकल हो, या अदर जो भी चीज़ें हैं। और इनिशियली शुरुआती दौर में 500 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे इन 31 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो और जो ये 500 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें लगभग ओवर हाफ ऑफ दीज ब्लॉक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में लाई करते हैं। फाइन, इन पर्टिकुलर कवर्ड एरियाज में जो एरिया कवर किया जा रहा है उसमें आधे से ज़्यादा तो इन 6 स्टेट्स में ही हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर हम देख सकते हैं जो बीमारू स्टेट्स जिनको बोलते हैं, जिनको एक टैग दे दिया गया है, वही स्टेट्स क्या है, सिंस चूंकि वो डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, डेवलप्ड स्टेट्स, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा एरियाज़ को कवर किया जा रहा है। फाइन, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके तर्ज पे लाया गया है। और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात करें तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, उसके डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में जो है अपना रोल प्ले करेगा इन वेरियस सोशल या अदर एरियाज़। और ये जो भी वहाँ के सोशल या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा, हेल्थ, एजुकेशन हो गए या अदर। तो इसको एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग के द्वारा देखा जा रहा है या देखभाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फाइन, तो एक तरीके से इनके की एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 3C की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज कन्वर्जेंस किसके किसके बीच, सेंटर और स्टेट्स के बीच। जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं उनमें कन्वर्जेंस होना चाहिए,
साथ ही साथ कोलैबोरेशन किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल जो भी ऑफिसर्स हैं, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उनके बीच में एक तरीके से कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी हम इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। और वहीं तीसरा जो इंडिकेटर है वो क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन किसके बीच, जो इस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होना भी ज़रूरी है। तो एक दूसरे से compete करेंगे तभी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फाइन, तो इसी कंपटीशन के लिए इसके तहत एक तरीके से मंथली रैंकिंग निकाली जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जिससे पता लगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितना इम्प्रूवमेंट देखा गया, एक तरीके से रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं हम। विद रेफरेंस टू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से जुड़ा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ध्यान में देख के हमें इस सवाल का आंसर देना है। फाइन, पहला है हमारा, इट एम्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हम देख चुके हैं। फाइन, दूसरा है, द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज नॉट मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2018। इस प्रोग्राम से रिलेटेड एबीपी का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि उसी के तर्ज पे बनाया गया है, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आता है वो है ए, दैट इज वन ओनली, दिस इज आवर आंसर। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा किससे रिलेटेड है, मिसाइल सिस्टम, जिसको VSHORAD बोला जा रहा है। मतलब वेरी क्या बोला जा रहा है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। फाइन, तो अभी रिसेंटली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो मिलिट्री से जुड़ा जो भी चीज़ें खरीदनी होती है, चाहे हथियार हो, वेपन्स हो, तरह तरह के, वो इसका ये काउंसिल, पर्टिकुलर काउंसिल डिसाइड करती है। तो रिसेंटली इसने एक तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल प्रोवाइड किया, जिसके बाद क्या हो सके, इस पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको खरीदा जा सके, उसको आर्मी को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसी से जुड़ा ये टॉपिक है। इसके साथ साथ एक और जो है हथियार को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल दिया गया, वो है हेलेना, जो कि हेलेना क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको एडवांस्ड जो लाइट हेलीकॉप्टर है उसके अंदर एक तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा, और जिससे कि आर्मी को एक और क्या हो, एज मिल सके इन एक्सट्रीम सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस। इसका यूज़ किया जा सके किसके खिलाफ, जो टैंक्स हैं, दुश्मन के टैंक्स, उनके खिलाफ। फाइन, तो अगर AON की अगर बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, एक तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहला स्टेप होता है जब भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को परचेज करना होता है मिलिट्री से जुड़ा, तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर जो भी खरीदते हैं। फाइन, जिसको कि अभी अप्रूवल दिया गया, जिसके बारे में हमने बात किया। फाइन, तो आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये एक तरीके से इंडिया के द्वारा जो है इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये काफ़ी पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल है, मतलब एक आम इंडिविजुअल या इंसान भी या कोई भी आर्मी का जवान इसको उठा के मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ये हैवी नहीं होता, इसी वजह से हम इसको काफ़ी पोर्टेबल बोल सकते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में यूज़ होता है, एंड न्यूट्रलाइजिंग जो भी लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर्स हो गए, क्योंकि वो कम हाइट पे क्या करते हैं, अपनी उड़ान को मेंटेन करते हैं, इस वजह से उनके खिलाफ इसको यूज़ किया जा सकता है। या ड्रोन्स के खिलाफ भी हम इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो इसका जो रेंज एक तरीके से होता है अप टू 15,000 फीट तक काम कर सकता है ये।
और इसमें तरह तरह के जो डिफेंस जो टारगेट होता है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, या एक तरीके से इंफ्रारेड का यूज़ किया जा सकता है। जो हीट सिग्नेचर जो होता है किसी एयरक्राफ्ट का, उसको भाप के ये अटैक करता है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे। फाइन, उससे हम एक तरीके से दुश्मनों को, दुश्मन के जो भी एयरक्राफ्ट है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं एट अप टू अ सर्टेन लेवल। फाइन, तो इंडिया, इसके अलावा इंडिया जो है रशिया से भी बात कर रहा है फॉर इग्ला एस एयर डिफेंस। ये भी इसी कैटेगरी के अंडर आता है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम के तहत ही ये आता है। तो इंडिया इसको प्रोक्योर करेगा और इग्ला एम को रिप्लेस किया जाएगा जो अभी करेंटली इंडिया यूज कर रहा है। फाइन, मतलब एक तरीके से रशिया से भी बात चल रही है, साथ साथ इंडिजिनस डेवलपमेंट की भी बात चल रही है DRDO के द्वारा। ओके, तो ये चीज़ थी। और ये एक तरीके से मैन पैड की कैटेगरी में आता है। मैन पैड क्या होता है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में काफ़ी आसानी होती है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स से लैश होता है। मतलब हम ज़मीन से ऊपर जो कम हाइट वाले जो वॉरक्राफ्ट हैं उनको, उनके ऊपर हमला किया जा सकता है फॉर एंटी वॉरफेयर पर्पसेस। ये इंडिविजुअल्स या स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा, इसके द्वारा फायर किया जा सकता है। और ये क्या है? गाइडेड वेपन्स होते हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं या लाई करते हैं, जो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है उसको इस पर्टिकुलर वेपन से उड़ाया जा सकता है। ये हमारा है मैनपैड बोलते हैं इसको, जो इस पर्टिकुलर जिसके बारे में बात की कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तहत ये आता है, जिसमें कि ये एक ट्यूब जैसा होता है, यहाँ से जो मिसाइल है वो फायर किया जाता है। और ये क्या है? एक तरीके से लेंसेज लगे हुए हैं जिससे निशाना साधा जा सकता है। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इन इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से बात पूछी जा रही है। पहला हमारा अंडर इंडियाज डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बाइंग एनी मिलिट्री हार्डवेयर। मतलब ये क्या है? पहला स्टेप है जब भी इंडिया को कोई भी जो वेपन है या मिलिट्री हार्डवेयर है खरीदना होता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, हम देख चुके हैं। दूसरा है DAC, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात हो रही है कि रिसेंटली अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यूट्रलिटी और नेसेसिटी टू प्रोक्योर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये दोनों जो है परचेज किया जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। रिसेंटली ऐसा अप्रूवल दिया गया। ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां से हमारा आंसर जो है C निकल के आता है। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा ये टॉपिक है। ओथनथुल्लल, ये केरला के हिस्ट्री का या उसके आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा है। अब क्या है, बट अभी अगर करंट सिचुएशन में बात करें तो धीरे धीरे एक तरीके से ये लुप्त होता जा रहा है। इसी वजह से इसको दोबारा से एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को काम करने की बात की जा रही है, ताकि कहीं न कहीं ऐसा देखने को ना मिले कि ये 300 साल पुराना जो आर्ट है वो कहीं आगे जाके केरला के मैप से ख़त्म ना हो जाए। इसी वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। फाइन, तो आइए देखते हैं। अगर हम ये एक तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में थुल्लल भी बोलते हैं। थुल्लल क्या है? एक तरीके का डांस फॉर्म है और काफ़ी यूनिक और सिंप्लिसिटी, एक तरीके से सिंपल डांस फॉर्म है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को नहीं मिलती। फाइन, और इसमें सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ साथ ह्यूमर, हास्य भी देखने को मिलता है। सोशल सटायर जिसको हम बोलते हैं या सोशल क्रिटिसिज्म, ये सारे इसके क्या है? मेन एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के। फाइन, और ये जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जो भी रूल्स या रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स
किसमें नामांकित किए गए हैं, कहाँ पे, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। फाइन, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। तो थुल्लल जो होता है मोस्टली तीन वैरायटीज के आते हैं। पहला है ओत्तन थुल्लल, दूसरा है सीथन कन, तीसरा है पारायन थुल्लल। फाइन, लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है वो है ओथन थुल्लल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके फाइन, तो आइए देखते हैं। तो ओथन थुल्लल जो है एक तरीके से रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है, मतलब एक तरीके से इसमें रिसाइट करता है और डांस, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, मिक्स होती है इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में। ह्यूमर और सोशल जो सटायर है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ काफ़ी सिंपल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इसके तहत। अनलाइक जो अदर जो डांस फॉर्म है, जैसे कथकली हो गया या कुदियट्टम हो गया, ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है अगर हम कंपेयर करें ओथन थुल्लल से। तो ये क्या है, जबकि सिंपल, अपने सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है ये आर्ट फॉर्म। फाइन, और ये पर्टिकुलर जो आर्ट फॉर्म है ये अकेला परफॉर्म किया जाता है, सोलो परफॉर्मेंस दिया जाता है, और टेम्पल फेस्टिवल्स के दौरान परफॉर्मेंस होते हैं। तो इस वजह से जो इसके थीम हो सकते हैं वो माइथोलॉजिकल थीम से भी जुड़ा परफॉर्मेंस हो सकता है। फाइन, म्यूजिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और जो भी सॉन्ग्स होते हैं दे आर वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसको गाया जाता है, या देखने को उसका जो पेस है काफ़ी तेज़ रहता है। और ये सॉन्ग्स है मलयालम भाषा में लिखे जाते हैं, जिसमें कि ह्यूमर और विट देखने को मिलता है, मजाक या हास्य देखने को मिलता है। और जो परफॉर्मर होता है, जो सोलो परफॉर्मर की हम बात करें, उसको थुल्लल करन बोलते हैं। ओके, तो अगर इसकी बात करें, ओरिजिन की अगर बात करें, तो ग्रेट मलयालम पोएट जिसका नाम है कोच्चन नाम्बियार, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, कहाँ पे, केरला में। तो इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में जैसा कि आप देख सकते हैं, फेस पेंट का यूज़ किया जाता है, और मेनली जो है ग्रीन कलर इसमें यूज़ किया जाता है। ओके, लिपस्टिक का यूज़ होता है ऑन द लिप्स, और साथ साथ वेरियस अदर मेकअप्स यूज होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें, अगर फेस को अगर देखें, तो सिमिलर टू कथकली में भी कुछ ऐसा ही फेस देखने को, या फेस पेंटिंग देखने को मिलता है, और साथ साथ इसमें हेड गियर भी यूज होता है। फाइन, तो इस तरीके से ये सारे क्या है, इसके डांस फॉर्म के फीचर्स हैं। और अगर हम इसके ये बहुत सारे तरह तरह के अदर जो डांसेस हैं केरला में, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कुदियट्टम हो गया, चक्यार कुथू हो गया, साथ साथ पतियानी और कथकली, ये सारे केरला के क्या हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, वेरियस डांस फॉर्म्स हैं। तो इनसे भी ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म क्या है, इन्फ्लुएंस हुआ है। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओत्तन थुल्लल। पहला है, इट इज़ अ रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। इसकी अगर बात करें तो इनकरेक्ट है। क्यों, पहले ही हमने कई बार बोल चुका है, हमने बताया है कि ये कहाँ से, केरला से है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा है, इट इज़ मार्क्ड बाई कॉम्प्लेक्सिटी एज अपोज टू मोर सिंपल डांस फॉर्म्स लाइक कथकली। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसकी ये डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो इस वजह से ये गलत है। तीसरा, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ह्यूमर एंड सोशल सटायर एज इट्स मेन फीचर है इसका, बिल्कुल ही सही बात है। ओके, तो हमसे चूंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आता है वो है डी, दैट इज 3 ओनली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और कल हम आपके साथ फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे। फाइन, तब तक के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ
डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के द्वारा जुड़ना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। फाइन। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लाया गया है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू लाया गया है, मात्र ये 3 महीने का ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो भी आपको नेसेसरी जो भी हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, आपको यहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।